चिकित्सा के क्षेत्र एवं सीमाएं। स्कोप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ योगा थेरेपी। योग चिकित्सा के क्षेत्र। योग चिकित्सा का क्षेत्र व्यापक है, परंतु यह भी सही है कि हर क्षेत्र की अपनी एक सीमा होती है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, अर्थात आरोग्य या स्वास्थ्य ही धर्म अर्थ काम में मोक्ष को प्राप्त करने का मूल साधन है, और शरीर ही इन सब की प्राप्ति का साधन भी है। शरीर यदि रोगग्रस्त हो जाए तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं हो सकता। योग इस स्वास्थ्य को देने में सहयोग करता है। योग मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में भी मदद करता है। योग की चिकित्सा पद्धतियाँ भी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न आयामों व क्षेत्रों में सहायता करती हैं। योग चिकित्सा के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे बच्चों के लिए योग, किशोरों के लिए योग, महिलाओं के लिए योग, खेल कूद के क्षेत्र में योग, सुरक्षा क्षेत्र में योग और चिकित्सा क्षेत्र में योग। तो बात करते हैं बच्चों के लिए योग। बच्चों के जन्म से पूर्व तथा पश्चात जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वह सब बालक के विकास के ही अंग हैं। मानव विकास की सर्वप्रथम अवस्था शैशवावस्था है। इसकी अवधि जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। इसे मानव जीवन का आधार भी कहा जाता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल अवस्था कहलाती है। इसे व्यक्ति के जीवन की निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। इस समय जो आदतें व ढंग विकसित हो जाते हैं उसे आगे चलकर बदलना मुश्किल हो जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। योग सभी के लिए फायदेमंद है। बच्चों के लिए योग करना एक आनंदपूर्ण घटना है। छोटे बच्चे मौज मस्ती में योग कर लेते हैं। योग सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी एक तरह की कला है। 2 और 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में योग किस प्रकार प्रारंभ किया जाए। इस अवस्था में केवल खेल के माध्यम से बच्चों को योग का अनुभव कराना उचित होता है। छोटे बच्चों का मन चंचल प्रवृत्ति का होता है। उन्हें योग के अभ्यास को एक वयस्क की तरह अनुशासित तरीके से नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि योग की तरह ही योग के अभ्यास खेल की तरह ही सिखाए जाने चाहिए। कहते हैं कि खेल खेल में योग ही बच्चों की सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत में परंपरा अनुसार बच्चों का 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता है तथा इसी अवसर पर उन्हें योग से भी परिचित कराया जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार बिना किसी भेदभाव के लड़कों व लड़कियों को आसन प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन प्राणायाम तथा गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी। 8 वर्ष की अवस्था बचपन की समाप्ति मानी जाती है। 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात बच्चों को व्यापक सांस्कृतिक तथा मुक्त वातावरण से शिक्षित करना चाहिए। वह किशोरों के लिए योग। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल भी कह सकते हैं। सामान्यतः बच्चे 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच यौवन को प्राप्त करते हैं और 14 से 16 वर्ष के बीच स्थिर हो जाते हैं। परंतु यदि वह समय से योगाभ्यास प्रारंभ कर दें तो 14 वर्ष की आयु में युवक बनेंगे और 18 वर्ष की आयु में स्थिर होंगे। जब यौवन के लक्षण प्रकट होने लगे तो बच्चा सभी प्रकार के आसन कर सकता है। 21 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें ध्यान की युक्तियाँ सिखानी चाहिए, परंतु ऐसा
तभी कर सकते हैं जब बच्चे ने 8 वर्ष की आयु में योगाभ्यास प्रारंभ कर दिया हो। 21 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक वह ध्यान की साधारण क्रियाएं जैसे कीर्तन, भजन और मनोदर्शन कर सकता है। बच्चे के लिए कराए जाने वाले आसनों की विधियों से किशोरों की विधियों से भिन्न होनी चाहिए। उन्हें गतिशील आसन कराने चाहिए। स्थिर आसनों में उनका मन नहीं लगता। उनसे आसनों को एकदम से ठीक ढंग से कराने की उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे वे अभ्यास करेंगे आसनों में निपुणता आएगी। किशोर अवस्था में आसनों और प्राणायामों में से कोई भी आसन प्राणायाम बच्चों को कराए जा सकते हैं। बस योग शिक्षक को अपने विवेक और सूझबूझ के उपयोग द्वारा अभ्यासों को दिलचस्प बनाना आना चाहिए। महिलाओं के लिए योग। योग हर उम्र के व्यक्ति के लिए रामबाण है। यह महिलाओं के लिए भी उतना ही लाभप्रद और कल्याणकारी है। महिलाओं के लिए योग के महत्व की बात करें तो किशोरावस्था से लेकर मातृत्व, मासिक धर्म वाली उम्र से लेकर बुढ़ापे तक महिलाएं कई दौर से गुजरती हैं, जिसमें योग की खास भूमिका है। महिलाओं में शारीरिक बदलाव आने के बाद उनकी मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। महिलाओं में शारीरिक बदलाव आने के बाद भी उनकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है और जीवन में असंतुलन आ सकता है। ऐसे में महिलाओं के जीवन के हर फेज में उनके लिए नियमित तौर पर योग से जहाँ शारीरिक तौर पर संतुलन बनाए रखता है, वहीं इससे मानसिक तौर पर भी शांति मिलती है। आधुनिक समय में महिलाएं अपने कैरियर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। इसलिए जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करने में सक्षम होने के लिए और अपने ऊपर कार्य का अधिक बोझ होने पर भी शांत रहने के लिए योगाभ्यास आवश्यक हो जाता है। परिवार और घर का प्रबंधन करते समय महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती रहती हैं, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक समस्याएं, जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं और PCOS जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर, मोटापा, तनाव और एंजाइटी हो सकती हैं। महिलाओं को परिवार चलाने में तनाव का सामना करना पड़ता है और कुछ महिलाओं को तो अपने कैरियर और पारिवारिक जीवन दोनों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। कॉरपोरेट जीवन, काम के लंबे घंटे और अपने परिवार की देखभाल का अतिरिक्त दबाव महिलाओं के भावनात्मक स्वास्थ्य, फिटनेस के स्तर और नींद के चक्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को बनाए रखने के लिए योगाभ्यास करना आवश्यक है। योग जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन लाने में मदद करता है। स्वस्थ तन और मन से व्यक्ति अपना और परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख सकता है। योग महिलाओं के शरीर को स्वस्थ बनाने के अतिरिक्त और भी बहुत से काम करता है। मन को संतुलित करता है, आत्मा को पोषित करता है। इसलिए महिलाएं योग को एक अतिरिक्त बोझ नहीं समझती, बल्कि यह उनके व्यस्तता से भरे जीवन की एक आवश्यक गतिविधि है, जो उनको अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णता से निभाने में सहायता करता है। खेल कूद के क्षेत्र में योग। खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे कोई भी खेल हो, उसमें ज़बरदस्त ऊर्जा, खेल भावना, एकाग्रता और कड़ी प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत होती है। इसलिए प्राय यह माना जाता है कि आक्रामकता खेल में जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आशय यह है कि हमेशा अपने लक्ष्य की धुन में रहो, लेकिन यह सवाल है कि क्या इस तरह के अधिक शारीरिक व मानसिक दबाव को लगातार झेला जा सकता है।
और क्या यह जीतने के साथ खिलाड़ी को लंबे समय तक खेलने लायक रखता है? योग के पास इन सब संदेहों और सवालों का समुचित उत्तर है। आज बहुत सारे खेल हैं जो खिलाड़ी में बहुत ताकत की अपेक्षा करते हैं। यही वजह है कि खिलाड़ी अपनी ताकत को बढ़ाने और गठीली मांसपेशियों के लिए अनेक तरह के जतन करते हैं, लेकिन इससे उनका लचीलापन कम हो जाता है। अगर नियमित रूप से योगासन और शरीर के अंगों में मांसपेशियों को मजबूत करने वाले अभ्यासों के साथ साथ खिलाड़ी का अपना वजन निर्धारित रखने के प्रशिक्षण को जारी रखा जाए तो खेल के दौरान लगने वाली चोटों से या हानि से बचा जा सकता है। खेल के जरिए खिलाड़ी न केवल खेल लायक उचित लचीलापन को पाएगा, बल्कि अपने संतुलन को भी बढ़ा लेगा। इस तरह खिलाड़ी चोट लगने से बेपरवाह होकर अपने शरीर का उपयोग खेल में कई तरीके से कर सकता है। योग अभ्यास का खेल कूद के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के खेलों में खिलाड़ी अपनी कुशलता, क्षमता व योग्यता आदि बढ़ाने के लिए योग अभ्यास की सहायता लेते हैं। योगाभ्यास से जहाँ खिलाड़ी के तनाव के स्तर में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी की एकाग्रता व बुद्धि तथा शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। खेल के खिलाड़ी बल्लेबाजी में एकाग्रता लाने, शरीर में लचीलापन लाने, क्रिकेट के खेल में ये चीज़ें बढ़ाने में योग सहायक है। यहाँ तक कि अब तो खिलाड़ी के लिए सरकारी व्यय पर खेल कूद में योग के प्रभावों पर भी अनेकों शोध हो चुके हैं, जो कि खेल कूद के क्षेत्र में योग के महत्व को सिद्ध करते हैं। योग शरीर को पूरी तरह फिट रखता है और हर खिलाड़ी के लिए फिट रहना पहली ज़रूरत है। चाहे क्रिकेट हो, निशानेबाजी हो, शतरंज, फुटबॉल, टेनिस, सभी खेलों में शरीर फुर्तीला और लचीला होने के साथ साथ मस्तिष्क के साथ बेहतर तालमेल भी मांगते हैं। यह खेलों का अनिवार्य अंग है। योग से इस पर बड़ी आसानी से महारत हासिल की जा सकती है। सुरक्षा के क्षेत्र में योग किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन कहा जा सकता है, जैसे लोक प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन। सरकार द्वारा किए गए निर्णय को लागू करना प्रशासन का कार्य है। अधिक जिम्मेदारी व कार्य की अधिकता होने के कारण प्रशासन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को अनेक बीमारियां जैसे मधुमेह, सर्वाइकल, कमर दर्द, मोटापा, माइग्रेन, मानसिक तनाव आदि उत्पन्न हो रहे हैं, जिस कारण प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योग शरीर व मानसिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः प्रशासनिक व्यवस्था में योग का स्थान महत्वपूर्ण है। पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबंधन करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों की जान व माल की सुरक्षा करना है। पुलिस को साल के 365 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। दिन में 24 घंटे ड्यूटी करने के साथ ही उन्हें साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलते। ऐसे हालात में लंबे समय तक ड्यूटी करने के बाद किसी का भी तनाव में आना स्वाभाविक होता है, जिसके चलते स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखना कठिन होता है। परिणाम स्वरूप पुलिस कर्मचारियों को भी अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बीमारियों में शारीरिक, मानसिक दोनों परिस्थितियों से संबंधित अनेकों रोगों का सामना पुलिस बल को अपने जीवन में करना पड़ता है।
आज अनेकों प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि योग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने में सहयोग करता है। अतः पुलिस प्रशासन में योग की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना को विश्व में सबसे अनुशासित सेना माना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की थल, जल और नभ तीनों सेनाएं हैं। योग का रक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। सैनिकों को दुर्गम स्थानों में असहाय तापमान सहन करना पड़ता है, जीवन विरोधी व कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में या सियाचिन जैसे स्थानों पर। ऊंची पर्वतमालाओं पर जिन जवानों की पोस्टिंग होती है वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। शत्रुओं से देश की रक्षा व उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अदम्य साहस, शारीरिक बल व मानसिक बल की आवश्यकता होती है, संयम की आवश्यकता होती है। रक्षा के क्षेत्र में एक सैनिक को तप करना पड़ता है, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि द्वंद्वों को सहना पड़ता है। मक्खी, मच्छर, विषैले जीव जंतुओं से युक्त स्थानों में दिन बिताने पड़ते हैं। कंटकों से भरे, कीचड़ से युक्त, दलदल वाले, जल से शून्य, भयंकर उफनते नदी नालों व सागरों की उतंग तरंगों में भी अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बने रहने के लिए सैनिकों के लिए शारीरिक, मानसिक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने में योग एक सक्षम व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः सैनिकों के लिए भी योग की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र में योग वर्तमान समय में भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी योग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगाभ्यास पर हुए अनेकों शोधों से आए सकारात्मक परिणामों से इस विद्या को एक नई पहचान मिल चुकी है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस बात को मान चुका है कि वर्तमान में तेजी से फैल रहे मनोदैहिक रोगों में योगाभ्यास विशेष रूप से कारगर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि योग एक सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर अनेक प्रकार के प्राणघातक रोगों से बचा जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में योग मुख्यतः 3 आयामों या पहलुओं में काम करता है। पहला है निवारण यानी प्रिवेंशन, दूसरा स्वास्थ्य संवर्धन यानी हेल्थ प्रमोशन, तीसरा है रोगों का इलाज यानी क्योर। अर्थात चिकित्सा क्षेत्र में योग बीमारियों से बचाव का कार्य करता है, बीमारियों से सुरक्षा करता है। योगाभ्यास करते रहने से व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। योगाभ्यास से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है, स्वास्थ्य को बढ़ाकर व्यक्ति का विकास करता है। योग चिकित्सा के कई प्रकार की बीमारियों की चिकित्सा भी होती है। योग के द्वारा दमा, हाई बीपी, हृदय रोग, थायराइड, शुगर, मोटापा, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, साइटिका, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन जैसी अनेकों बीमारियों को ठीक किया जाता है। अतः चिकित्सा क्षेत्र में भी योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं आगे योग चिकित्सा की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ योगा थेरेपी। चिकित्सा क्षेत्र में सभी चिकित्सा पद्धतियों की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। कुछ परिस्थितियों में कोई चिकित्सा विधि चिकित्सा करने या पूर्ण लाभ देने में कई बार सहयोगी नहीं होती, या कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि चिकित्सा देना संभव नहीं हो पाता। योग चिकित्सा पद्धति की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। योग चिकित्सा पद्धति असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। योग चिकित्सा की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या हो सकती है सीमाएं? कुशल योग चिकित्सक। योग चिकित्सा में एक कुशल चिकित्सक का होना अति आवश्यक है। कई लोग ऐसे ही किसी भी तरह स्वयं योग करने लगते हैं, जिससे योग के उचित लाभ प्राप्त नहीं होते। बहुत बार नव सीखिए
या योग का अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग योग सिखाने लगते हैं तथा बिना ज्ञान व अनुभव के योग चिकित्सा करने लगते हैं, जो कि योग चिकित्सा के लिए बिल्कुल गलत है। एक रोगी को योग चिकित्सा के लिए एक कुशल योग प्रशिक्षक से संपर्क करना चाहिए। नंबर 2, रोगी की इच्छा शक्ति में मन स्थिति। योग द्वारा किसी व्यक्ति या रोगी की चिकित्सा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि रोगी योग चिकित्सा करने के लिए तैयार हो तथा योग करने की इच्छा शक्ति उसमें हो, योग सीखने की मन स्थिति रखता हो, योग सीखने के लिए सहमत हो तथा इच्छा शक्ति भी रखता हो। अतः योग चिकित्सा के लिए किसी रोगी का सहमत होना बहुत जरूरी है। बिना रोगी व व्यक्ति की सहमति के योग चिकित्सा संभव नहीं। नंबर 3, आनुवांशिक व्याधियां। आनुवांशिक रोग व आनुवांशिकता व रोगों में बहुत गहरा संबंध है। माता पिता से मिलने वाले जीन्स हमारी सेहत पर भी असर डालते हैं। कुछ रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर असर डालते हैं। वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। मानव शरीर में कई तरह के आनुवांशिक विकार पाए जाते हैं, जैसे नेत्र रोग, मानसिक रोग, अल्पबुद्धि, मिर्गी, मधुमेह, गठिया आदि। आनुवांशिक रोगों में योग चिकित्सा से आंशिक लाभ तो प्राप्त किए जा सकते हैं, पर उन्हें पूर्ण रूप से दूर करना अति कठिन है। नंबर 3, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का अर्थ होता है चीर फाड़ संबंधित चिकित्सा, जिसको अंग्रेजी भाषा में ऑपरेशन कहा जाता है या सर्जरी भी कहते हैं। कई प्रकार की गंभीर बीमारियों में शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। शल्य चिकित्सा के तुरंत उपरांत योग चिकित्सा करना असंभव है। शल्य चिकित्सा के कुछ महीनों बाद ही योग चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनमें चिकित्सक शल्य चिकित्सा की सलाह देते हैं। ऐसे रोगों में भी योग चिकित्सा से आंशिक लाभ तो पहुंचाए जा सकते हैं, परंतु पूर्ण लाभ पहुंचाना संभव नहीं होता। नंबर 5, आपातकालीन परिस्थितियां। जब किसी गंभीर चोट या बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु का खतरा उत्पन्न हो रहा हो, तो इसे आपातकालीन स्थिति कह सकते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को हृदय घात या हार्ट अटैक आया हो, तो योग चिकित्सा करना इस स्थिति में संभव नहीं है। नंबर 6, उग्र व गंभीर रोगों की त्वरित चिकित्सा संभव नहीं। योग चिकित्सा सिद्धांतों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। योग चिकित्सा के सिद्धांतों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित ढंग से पालन करने पर ही पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। उग्र रोग जैसे अस्थमा का अटैक आना, बेहोश होना आदि परिस्थितियों में योग से तत्काल लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। गंभीर व पुराने रोगों जैसे थायराइड, मधुमेह आदि में भी योग चिकित्सा से तुरंत लाभ नहीं मिलते, परंतु यदि योग चिकित्सा एक लंबे समय तक ली जाए तो उग्र व गंभीर रोगों के होने की संभावना को कम किया जा सकता है और पूर्ण लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 7, दुर्घटना की स्थिति। जाने अनजाने व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना की अनेक घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे सड़क पर एक्सीडेंट आदि में चोट लगना, हड्डी टूटना आदि दुर्घटना के परिणाम भी कई बार घटते हैं। इन परिस्थितियों में योग चिकित्सा करना संभव नहीं है और इस परिस्थिति में योग से लाभ पहुंचाना अति कठिन है।